महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे को जिज्ञासु बनाना है, कि बच्चा अपने आप प्रश्न पूछे और आप उसको इसके लिए तैयार करें। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई तो इसमें सारे लोगों से सुझाव लिए कि इसमें हमें करना क्या है, कि क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो हमारे नए समय के लिए लाभकारी है। समय जैसे जैसे बदल रहा है तो इसमें क्या क्या चेंज आने चाहिए। तो सभी लोगों ने अपने सुझाव दिए, बुद्धिजीवियों ने दिए, समाज सेवियों ने दिए, शिक्षाविदों ने दिए, शिक्षकों ने दिए, अभिभावकों ने दिए, बच्चों ने दिए। तो सभी लोगों ने अपने सुझाव दिए, तो उसकी एक एनालिसिस की गई कि इसमें काहे की आवश्यकता है। तो ये देखा गया कि जो बच्चों की सर अभी जैसे कह रहे थे कि एक तो बच्चों की जो शिक्षा है वो बाधा मुक्त होनी चाहिए, बच्चा स्वैच्छिक रूप से पढ़े, उसका मन करे कि मैं ये सीखूं, न कि उस पर कोई दबाव, न अभिभावकों का दबाव हो, उसके पेरेंट्स का दबाव हो, न स्कूल के शिक्षक का दबाव हो, या नहीं किसी अन्य का दबाव। अगर वो फ्रीली अगर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है तो निश्चित रूप से वो अच्छा काम करेगा। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण ये उसमें कहा गया कि बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा देनी, क्योंकि रोजगार के अवसर कम है और बच्चों को हम बचपन से ही इस प्रकार से तैयार करें कि वो रोजगार की तरफ आगे बढ़े। और एक महत्वपूर्ण चीज ये थी कि हमारे प्रत्येक शिक्षक को, क्योंकि समाज जैसे जैसे बदल रहा है, बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो उस तीव्र गति से बढ़ने के साथ साथ हमारे शिक्षक को भी क्या करना है, अपने आप को अप टू डेट रखना। तो उसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, तो उसको अपडेट करना है। तो साल भर में 50 घंटे का कोर्स जो है प्रत्येक शिक्षक को अनिवार्य रूप से करना है। अभी बहुत सारे जगह उसमें है कि जहां हम उसको कर सकते हैं, कहां से उसको सीख सकते हैं और कैसे कैसे हमें स्वयं भी और अपने शिक्षकों से भी वो कोर्स हमें करवाना है। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज था। एक चीज और महत्वपूर्ण ये था कि हमारा यहाँ क्या होता है कि अगर प्राइवेट कुछ संस्था है या कोई गवर्नमेंट की संस्था है तो हम एक दूसरे का उपयोग नहीं करते, एक दूसरे की चीजों का उपयोग नहीं करते। तो ये भी इसमें एक चीज है कि क्लस्टर हमारे यहाँ रहेंगे। उस क्लस्टर में हम जो भी हमारे मानवीय संसाधन है या जो भी हमारे भौतिक संसाधन है उसका भी हम क्या करें, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और समाज में एक अच्छा समाज सेवी को बनाना। तो ये भी उसमें एक चीज है उसमें है कि कैसे हम क्लस्टर के इसको आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे एक दूसरे का हम सहयोग उसमें कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसका जो आदर्श वाक्य है वो है शिक्षित करें, प्रोत्साहित करें और प्रबुद्ध करें। हमें प्रत्येक को शिक्षित करना है, स्वयं तो होना ही होना है और प्रत्येक को हमें शिक्षित करना है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 स्तंभ हैं। पहला है पहुंच। पहुंच कहने का मतलब है कि प्रत्येक बच्चे के लिए ऐसी पहुंच होनी चाहिए कि वो स्कूल में जहां शिक्षा लेना चाहे उसकी पहुंच के हिसाब से वो शिक्षा ले। जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो प्राइमरी है, अब कोई भी एरिया हमारे मैं राज्य की बात करूं तो कोई भी जगह, जनपद की या राज्य की बात करूं तो कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आंगनबाड़ी नहीं है, या आंगनबाड़ी अगर नहीं है तो वहां कोई प्राइवेट स्कूल या कोई भी पब्लिक स्कूल वो है। मीन्स प्री प्राइमरी के एजुकेशन के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए पहुंच है। इस प्रकार से ऊपर भी हम देखते जाते हैं तो कोई भी बच्चा हमारा ऐसा नहीं है कि जिसके स्कूल के लिए पहुंच नहीं है। दूसरी है समानता। समानता या इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि प्रत्येक के लिए जो समान अवसर है वो समान है, भाई हमारे पास समान अवसर है कि हम अपनी शिक्षा लें। तीसरा है गुणवत्ता। जैसे मैंने कहा कि हमने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान जिसको हम ले रहे हैं कि 2026-27 तक का हमने लक्ष्य रखा है कि हमारा प्रत्येक बच्चा भाषा में और गणित में वो दक्ष हो, और हम ये कह सकें कि हमारे राज्य का प्रत्येक बच्चा जो है इस पर दक्ष हो गया है। तो हमारी जो एजुकेशन हो क्वालिटी एजुकेशन हो। मीन्स अब क्या कर दिया गया है कि प्रत्येक कक्षा के लिए कुछ एलो निर्धारित कर दिए गए हैं कि अगर हमारा बच्चा कक्षा 1 में है या कक्षा 2 में है या प्री प्राइमरी में है तो उसके लिए कि उसको इतना आना ही आना चाहिए। एक शिक्षक तब सफल है कि जब उसको यह तय कर लेता है कि मेरे बच्चे को इतना आना ही आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब हम सफल हैं और हमने उसको पूरा कर लिया है, और नहीं आ रहा है तो वो हमने पूरा नहीं किया। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, सामर्थ्य। तो उसकी सामर्थ्य के हिसाब से उसको हमें शिक्षा देनी है। वो जो सीखना चाह रहा है, जिस एरियाज को वो चुनना चाह रहा है, उस एरिया पर हम उसको ज्ञान दे सकें। एक अकाउंटेबिलिटी। देखिए अकाउंटेबिलिटी अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन धीरे धीरे यह समय निश्चित आ रहा है कि अगर किसी शिक्षक ने प्रत्येक वर्ष साल भर में, वो चाहे प्राइवेट का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, 50 घंटे का कोर्स पूरा नहीं किया है, इसका मतलब है कि उस पर जो आगे की प्रोग्रेस है वो रुक सकती है।
दूसरा, उसकी कक्षाओं के हिसाब से जो एलोज उसको है निर्धारित किए गए हैं बच्चों के लिए, अगर उनके बच्चों को वो चीज नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि वो वहां पर अपनी जवाबदेही से पीछे है, तो इसका मतलब है कि वहां पर वो शिक्षक पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये जवाबदेही भी अब फिक्स है, इसमें आगे बताएंगे। ठीक है, नीतियां हैं और आयोग है कि नीतियां क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। मैंने जैसे पहले आपसे कहा था कि हमारे शिक्षकों से, बच्चों से, अभिभावकों से, बुद्धिजीवियों से, सभी लोगों ने जो है अपनी अपनी इसमें राय दी कि कैसे हमारी राष्ट्रीय नीति को बनाया जाए, और उसके आधार पर ही ये जो राष्ट्रीय नीति 2020 बन के तैयार होकर आई है, तो उसके आधार पर ये नीति बन के आई है। इसमें एक है आयोग की, आयोग तो बहुत छोटा होता है, इसकी ज्यादा नहीं आवश्यकता। सर आगे देखिए, ये जो पुरानी हमारी शिक्षा नीति थी 10+2 वाली, और जो नई शिक्षा नीति हमारी है वो है 5+3+3+4 की। कहने का मतलब है कि प्री प्राइमरी एज 3 से 8 तक पहली हमारी फेज है जो 5 साल की हमारी है, जिसमें 3 साल हमारा प्री प्राइमरी का है। तो प्री प्राइमरी जैसे हमने अभी इससे पहले सर ने भी बात की थी, सर ने भी कहा था कि जो प्री प्राइमरी को पढ़ाने के बच्चों के लिए कोर्स है वो अनिवार्य है। कि हमारे पास जैसे हमारे यहाँ बाल वाटिका चल रही है गवर्नमेंट में, तो उसमें स्वास्थ्य है, पहले साल स्वास्थ्य है उसका, फिर है उसका संवाद दूसरे में, और तीसरे में सर्जन है। तो इन 3 सालों में बच्चे को कैसे उसको स्वास्थ्य के बारे में संवाद, एक दूसरे से वो आपस में बातचीत करना चालू रखे, अपनी बात कह सके। और तीसरा है सर्जन, को छोटा मोटा लिखना, अपने हाथ को चलाना, अपनी अंगुलियों को चलाना, उन चीजों को वो सीख ले। वो भी आप देख रहे होंगे कि आप भी अपने बच्चों के साथ जब काम कराते हैं तो उस पर करते हैं। दूसरा है इसमें कक्षा 1 और 2 के लिए, जैसे अभी हमने कहा कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की हमने बात की थी कि हमारे 1 और 2 तक में अगर बच्चा हमारा है तो उसको ये आ जाना चाहिए, गणित की संक्रियाएं और भाषा की जो सामान्य चीजें हैं वो उसको आ जानी चाहिए। फिर दूसरा तीसरा भाग है कक्षा 3, 4 और 5 3 साल का, फिर 6, 7, 8 का अगला 3 है, और फिर अगला 9 से 12 तक का जो 4 साल का भाग हमारा है वो है। तो जो हमारा नया पैटर्न इसमें 5+3+3+4 ये इसमें हमारा है। तो हमने कहा कि जो उम्र है बच्चे की, पहले हम क्या करते थे, अभी भी हमारे कुछ प्राइवेट स्कूल में हम देख रहे हैं कि छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को हम बैग से देख रहे हैं, बैग से लाद दे रहे हैं, या इतना वेट उसको काम दे रहे हैं, तो वो भी हमें थोड़ा सा देखना है। तो ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें उसको लिया गया है कि इसी आधार पर हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो काम करेगी। कि जो एज है वो 6 वर्ष अब निर्धारित कर दी गई है कि 6 वर्ष से पहले किसी बच्चे का 1 में एडमिशन नहीं होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी आप लोग भी कर रहे होंगे कि अभी तक हमारे जनपद में 1 साल पहले तक कोई विद्यालय प्राइवेट ऐसा नहीं था जिसने प्री प्राइमरी की मान्यता ली थी। अब आप सभी लोग प्री प्राइमरी की मान्यता ले रहे हैं कि जब हमारा बच्चा एज 3 से हमारे पास आएगा तो एज 3 के बाद 3 से 6 तक वो हमारे पास 3 साल पढ़ेगा प्री प्राइमरी में, तब उसके बाद वो प्राइमरी में हमारे साथ तो उसका एडमिशन होगा। तो जहां ये प्री प्राइमरी नहीं है, तो अगर हमें 1 में किसी बच्चे को लेना है तो वो जब तक उसको 6 साल पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक हम उस बच्चे को उसका एडमिशन अपने यहां नहीं कर सकते हैं। ठीक सर, आगे। अच्छा, दूसरा अर्ली चाइल्ड एजुकेशन क्या है, हमने कहा कि जैसे सर ने भी बात की थी, एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि केवल शिक्षक ही ऐसा है जिस पर कोई गार्जियन या माँ बाप अपने बच्चे को भेजते हैं। उसके अलावा दूसरा संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आप किसी से कहो कि अपने बच्चे को जो है दिन भर किसी को सौंप दो। मैं समझता हूं कि शिक्षक के अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस पर कोई भी अभिभावक, कोई माता पिता अपने बच्चे को सौंप सकते हैं। तो केवल शिक्षक मात्र ऐसा है कि जिसको बड़े निडर होकर के कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को सौंप देते हैं। तो हम अगर अपने बच्चे को अपने शिक्षक के पास सौंप रहे हैं तो हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि हमारा बच्चा वहां निडर होकर रहे, अच्छे से वो अपनी पढ़ाई करे, अपनी बात को बेझिझक होकर के वह अपने गुरुजन के सामने कह सके। तो इसमें हमारा जो मुख्य चीज है कि हम अगर प्री प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि आजकल हमारे यहाँ भी बाल वाटिका चल रही है और 3 साल उसमें हम चलाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आजकल बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। अभी जब आपका सीपीटी की बात हम आगे करेंगे तो उसमें कहेंगे कि क्या क्या कोर्स हैं। तो हमारे जो शिक्षक जो प्री प्राइमरी को पढ़ाते हैं उनको उस कोर्स को अवश्य में जो है करना चाहिए। वो कोर्स क्या क्या है और कहां से वो हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा यह है कि हमारी जो प्री प्राइमरी के जो बच्चे हमारे पास हैं उनको हमने कहा कि भाषा हमारी मुख्य है कि जिस भाषा में हमारा बच्चा सीखना चाहता है उसकी घर की जो भाषा है उसमें हम उसको सिखाएं, या जिसमें वो अपने को सहज महसूस करता है तो उसको हम सिखाएं। लेकिन हम करते क्या है कि हमारा ये रोल रहता है कि जो हमारी भाषा चल रही है, अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में, हिंदी में है तो हिंदी में, या बच्चा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें का उसको उत्तर पता हो लेकिन हमारी भाषा और उसकी भाषा मेल न खा रही हो,
वो अपनी भाषा में अपने उत्तर को दे रहा हो तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा बच्चा है वो हतोत्साहित हो जाता है। तो ये भी हमें एक सीखना है कि हम अपने बच्चे के साथ कैसे ये डील करें, कैसे उसको ये समझाएं कि उसको जो वो बात अपनी रख रहा है वो बात उसके विषय के अनुरूप, उसकी कक्षा के अनुरूप या जो टॉपिक उसका है उस टॉपिक के अनुरूप वो उसको बता रहा है। अच्छा, दूसरा एक है लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दरअसल हमारा होता क्या है कि जब प्री प्राइमरी हमारे पास बच्चे आते हैं कि हम सोचते हैं कि इसके माँ बाप को पता चल जाए कि मेरा बच्चा पब्लिक स्कूल में चला गया है तो 1 महीने के बाद उसको लिखना पढ़ना सब आ जाए। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या मैंने कहा कि हमारी राष्ट्रीय नीति जो अब है कि वो ये कहते हैं कि पढ़ाना नहीं है बच्चे को, बल्कि पढ़ने के लिए तैयार करना है, उसको जागरूक करना है, उसमें खोजी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना है। तो जो प्रॉब्लम लॉजिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई उसको पजल दे दो, क्या अपने आप उस पजल को वो सॉल्व कर रहा है, पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या उसको करने का उसका मन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम उसके साथ ऐसी एक्टिविटीज करें उस बच्चे के साथ कि वो उसका मन लगे उस पर और वो कहे कि हाँ मैं इसको करता हूं। आपस में टीम वर्क के रूप में बच्चे उसको काम करें। रिलेशनशिप विद नेचर, हम बच्चे को खुला छोड़ दें कि कैसे वो अपने दूसरे बच्चे के साथ, कैसे अन्य बच्चों से, कैसे अपने बड़े बच्चों से वो उसको सीख सकता है, क्या उसके आसपास जो देख रहा है, क्या उसके आसपास के जो चीजें उसके हैं क्या उनको वो ग्रहण कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उनका एग्जाम्पल वो ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, या आसपास के रिश्तों को देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है, एक दूसरे को वो पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा है, या एक दूसरे में वो अंतर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कलर, शेप, अल्फाबेट, नंबर, ये जो एक्टिविटीज हैं हमें उनको कलर में भेद करना, अल्फाबेट कैसे यूज होते हैं, कैसे क्या करते हैं। अब तो आपका वो वोकल आ गया ना आवाज में, कि आवाज में भी कैसे हम उसको कर सकते हैं। और प्ले बेस्ड एक्टिविटीज जो उसकी हैं वो हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एथिक्स की बात। एथिक्स का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि हम देख रहे हैं कि आप भी महसूस करते होंगे कि हमारी जो शिक्षा है उसमें एथिक्स जो मूल्य हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय नीति कहती है कि हमें अपने बच्चों को एथिक्स के बारे में भी जानकारी देनी है, उनको उनकी पुरानी संस्कृति से भी उनको अवगत कराना है कि पहले हमारे यहाँ कैसे हम चलते थे और क्या क्या चीजें हमारी ऐसी हैं जो हमसे छूट रही हैं, गायब हो रही हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि बच्चे को मारने वाली बात, तो अब समाज के हिसाब से, नए समय के हिसाब से हमें उसको जागरूक करना है और बच्चे में भी वो भाव लाना है कि अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, कोई दूसरा आपका साथी है तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो ये चीजें भी उसको हमें लानी है। सेल्फ आइडेंटिटी मीन्स, मैंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को हमें मौका देना है कि वो अपनी खुद एक आइडेंटिटी बनाने के लिए तत्पर रहे। कैसे तत्पर रहे? मैंने कहा कि अब पहले क्या होता था कि पढ़ोगे लिखोगे, क्या कहते थे, बनोगे होशियार ना। तो अब ऐसा नहीं है कि प्रत्येक बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग है, तो वो जो उसकी पसंद है, वो जो उसकी एरिया जिसको वो पसंद करता है उस पर वो अपनी पहचान बनाए। आप देखते हो कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, कोई आगे लीडर बन के आगे आ जाता है और कोई बच्चा खेल में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई संगीत में अच्छा होता है या कोई कला में अच्छा होता है। ठीक है, सबके अलग अलग चॉइस है, तो उसको अपनी चॉइस के हिसाब से वो क्या करे, अपनी एक पहचान बनाए। इसके लिए हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना है। तो उसके लिए हम कैसे प्रोत्साहित कर पाएंगे बच्चे को? जब हम सबसे पहले उसका के बारे में जानेंगे। आप लोग तो प्राइवेट में तो अधिकांश लोग बनाते हैं, एसआईपी बनाते हैं ना, सेल्फ इंडिविजुअल प्लान बच्चे का बनाते हैं। कितने स्कूल बनाते हैं एसआईपी? 1, 2, फिर 2, 3, ये प्रत्येक को बनाना चाहिए। मीन्स एक बच्चे का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए कि बच्चे का घर का वातावरण कैसा है, उसका समाज का वातावरण क्या है, उसके घर में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, और उसके घर में की बात करें तो वो कैसे है, या काम करने वाले कैसे हैं। तो अगर हमें बच्चे की पूरी जानकारी होगी तो जब हम बच्चे के साथ काम कर रहे होंगे, उसको काम सौंप भी रहे होंगे, तो उसी हिसाब से सौंप रहे होंगे, क्योंकि हमें अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी है। सर आगे। ठीक है, ये हमने अभी बता दिया आपको कि प्राइमरी स्टेज हमारी क्या है। सर आ गया। ठीक है, भी आगे आगे और ठीक है, भी आगे ये हमने बता दिया शुरू में आपसे। हाँ आगे। हाँ बस इसको रोक दीजिए। अब देखिए एक जो महत्वपूर्ण है, अब हमारा क्लस्टर स्कूल का समय आ गया है, वो चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो।
पहले क्या होता था कि हम एक स्कूल है, अब तो होने लग गया है कि आपके भी एक समूह बना होगा, प्राइवेट स्कूलों का समूह बना होगा। तो हम जब शुरू में देखते थे स्कूलों का कोई पता नहीं, एक स्कूल के बारे में जानकारी दूसरे स्कूल को नहीं कि उस स्कूल में क्या क्या चल रहा है। लेकिन अब ये कहता है कि क्लस्टर स्कूल और कॉम्प्लेक्स स्कूल होना चाहिए। आपके यहाँ जो प्री प्राइमरी की जो मान्यता आप ले रहे हैं, इसका इसी का एक उदाहरण है ये कॉम्प्लेक्स स्कूल का। मीन्स कॉम्प्लेक्स स्कूल वो है कि जिसमें हम सेंटर में हमारा कोई एक ऐसा स्कूल हो कि उसके आसपास के स्कूलों को हम क्या कर सकें, उनके साथ शेयरिंग कर सकें। और प्री प्राइमरी जैसे हमने कहा था कि कोई स्कूल पहले 6 से 8 तक की मान्यता लेता था, या कोई 1 से 8 तक की लेता था। लेकिन अब क्या है कि प्रत्येक स्कूल के जो मान्यता ले रहा है वो किससे ले रहा है, प्री प्राइमरी से ऊपर तक की वो मान्यता पूरी अपनी लेते जा रहा है। तो वो इसीलिए है कि ताकि हम जो है शुरू से बच्चे को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उसको जान सकें और उसको हम आगे बढ़ा सकें। दूसरा ये क्लस्टर स्कूल या कॉम्प्लेक्स स्कूल का ऐसा है कि ये पहले तो क्या था कि केवल एक एरियाज पर था। एक एरियाज का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट कोई स्कूल है, अब हमारे यहाँ एक नया शासनादेश हो गया है कि हम कॉम्प्लेक्स स्कूल बनाने जा रहे हैं कि आसपास के जितने स्कूल हैं जहां बच्चे कम है, कोई एक सेंटर का स्कूल है ताकि वहां प्रत्येक विषय के हमारे अध्यापक रहें और उस स्कूल में आसपास के जितने भी आसपास के जो बच्चे हैं वो उस स्कूल में पढ़ें और उस स्कूल में बच्चों को सारी सुविधाएं मिली। मीन्स वो हमारा स्कूल मॉडल स्कूल है। और हम उसमें क्या करें, जो उनके भौतिक संसाधन है, जो उनके शैक्षिक संसाधन है, उनका क्या करें, आपस में शेयरिंग करें। लेकिन ये क्लस्टर स्कूल केवल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, अब ये भी है हो गया है कि हम प्राइवेट स्कूल, अगर एक प्राइवेट स्कूल है उसके बगल में कोई गवर्नमेंट स्कूल है, तो हो सकता है कि किसी विषय का अच्छा ज्ञाता उस पब्लिक स्कूल में हो और किसी विषय का अच्छा ज्ञाता उस गवर्नमेंट स्कूल में हो, तो हम एक दूसरे शिक्षकों का आदान प्रदान हम उसमें कर सकते हैं। उस प्राइवेट स्कूल के पास अपने कुछ भौतिक संसाधन है जो बहुत अच्छे हैं, वहां की लैब बहुत अच्छी है, या वहां का आपका कंप्यूटर की लैब है वो अच्छी है, या साइंस की लैब है वो अच्छी है, और दूसरे में वो थोड़ा सा कम है, तो उनका हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो प्राइवेट वाला गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट वाला प्राइवेट के साथ। तो जो नए कॉम्प्लेक्स स्कूल की धारणा है वो यही है कि हम अपने जो है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका लक्ष्य और हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम अपने सारे बच्चों को क्या करें, अच्छी शिक्षा दें। तो अच्छी शिक्षा देने के लिए हम एक दूसरे का सहयोग भी करें और आपस में भी जो हमारे सत्र हैं, जैसे सर ने आप ये चर्चा कराई, तो ये भी एक है कि हम कैसे अपनी जो शेयरिंग है, हमारे स्कूल में आजकल क्या चल रहा है, आपके स्कूल में क्या चल रहा है, हम आपको उसको शेयरिंग करें। जैसे वो बैगलेस डे की अभी बात आई, तो उसका एक यही है कि भाई हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ये कैसे चल रहा है और आप उसको कैसे कर रहे हैं, तो सर अभी उस पर बात करेंगे। तो ये है, तो मीन्स हम अपने जो भी संसाधन है या जो भी एक्टिविटीज है उनका आपस में शेयरिंग करें। हमारी एक्टिविटीज, अच्छी एक्टिविटीज को आप लें, आपके अच्छे एक्टिविटीज को हम लें। तो ये कॉम्प्लेक्स स्कूल की एक अवधारणा है। सर आगे, ठीक, आगे और आगे और आगे ना पानी। अच्छा, ये है शिक्षक विकास परिदृश्य। अब मैंने कहा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम जब इतनी सारी बातें कर रहे हैं उसके लिए यह है शिक्षक विकास परिदृश्य। इसका मतलब क्या है कि हमने प्रत्येक शिक्षक को, जैसे जैसे हमारा समय चेंज होते जा रहा है, तो उसी हिसाब से हमने अपने आप भी क्या करना है, उसमें परिवर्तन लाना है। लगातार कभी रुकना नहीं। शिक्षा तो एक ऐसी चीज है कि हम उसको लगातार क्या करें, चालू रख सकें। तो हमने जैसे शुरू में कहा था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसका एक प्रमुख लक्ष्य है कि हम 50 घंटे का क्या करें, सीपीडी करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स करेंगे। ये प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो ये शिक्षक विकास परिदृश्य ये कहता है कि हम लगातार जो जो चीजें हमारे समाज में नई नई आते जा रही हैं, उन नई नई चीजों को हम क्या करें, सीखें कि क्या हमारा ऐसा हो रहा है, और सीखने के बाद अपने बच्चों को भी हम उसको सिखाएं। और जो शिक्षक अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित करें। जो लोग, आप लोग मैनेजमेंट में हैं, आप ये देखें कि जब अपने शिक्षकों के बारे में चर्चा करें, उनके बारे में जब जानें, तो वो कौन शिक्षक क्या काम कर रहा है, तो आपके पास उसका एक पूरा विजन होना चाहिए कि मेरा ये वाला शिक्षक कौन सा काम ऐसा है जो अच्छा कर रहा है, और इस काम को मैंने सबके साथ इसकी शेयरिंग करवानी चाहिए। तो एक समय निकालिए, एक कोई समय ऐसा निकालिए जब भी आपको कोई बैठक होती है तो सभी शिक्षकों को बैठाइए, और जिस शिक्षक को आप पता है कि ये वाला काम ये वाला शिक्षक हमारा अच्छा कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहित कीजिए और उसको सबके साथ उसकी शेयरिंग कीजिए। तो एक तो ये है। सर आगे और आगे और आगे। अच्छा, एक तो शिक्षकों के लिए हमने कहा कि जो 50 घंटे का आपका कोर्स है, अब ये कर कहां से सकते हैं, एक दीक्षा पोर्टल है हमारा,
सभी जो संस्थाध्यक्ष हैं, एक दीक्षा पोर्टल ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। उसमें लगातार कोर्स साल भर चलते रहते हैं। मैं अगर आपके स्कूल में कोई प्री प्राइमरी को पढ़ा रहा है तो उसके लिए अभी हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उन्होंने एक कोर्स किया था उसमें, तो वो कि हम कैसे उन बच्चों के साथ डील करें, कैसे उनके साथ व्यवहार करें, पूरा मटेरियल उसमें है। और लास्ट में उसके क्वेश्चनायर भी है कि क्या हमने उसको कहां तक उसको सीखा है। तो आप ये कीजिए कि अपने स्कूल के समस्त शिक्षकों को जो जिस कक्षा के हिसाब से है, कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, विषय वाइज, टॉपिक वाइज उसमें लगातार कोर्स आते रहते हैं। तो आप अपने शिक्षकों से कहिए कि अपने मोबाइल में एक दीक्षा पोर्टल का ऐप डाउनलोड कीजिए और ये समय समय पर देखते रहिए कि इसमें कौन सा कोर्स अभी चल रहा है, और उस कोर्स को ऑनलाइन कोर्स है, जब भी आपको समय मिलता है तब आप उसको कीजिए, तो उसको आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो उस कोर्स को आप जरूर सीखें। और टीचरों को हमने कहा कि 50 घंटे का ये तय कर दीजिए प्रत्येक शिक्षक को भी, ये साल भर आप हमारे विद्यालय में है तो आपने 50 घंटे का कोर्स जो है करना ही करना है। और बहुत सारे डिजिटल शिक्षा पर कोर्स आते हैं, बहुत सारे ये साइबर सिक्योरिटी पर कोर्स उसके आते हैं, और बच्चों के साथ हम कैसे व्यवहार करें, ये एथिक्स वाले कोर्स उसमें आते हैं। तो ये लगातार चलते रहते हैं। उस पोर्टल को अगर आप खोलेंगे, अपना उसमें नॉमिनेशन कर दीजिए और उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि ये कोर्स आपने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। उसमें आपका डाउनलोड कर लीजिए उसको और अपने प्रबंधक को उसको दे दीजिए। तो प्रत्येक संस्थाध्यक्ष को या प्रत्येक प्रधानाचार्य को या प्रत्येक शिक्षक को वो कोर्स जरूर करनी चाहिए। कम से कम 50 घंटे का तो हम करें ही करें, और अगर कोई और उससे भी अच्छे कोर्स अगर हमारे आ रहे हैं तो उसको हम जरूर उसको करते रहें। तो ये इसको हमारा टारगेट जरूर होना चाहिए कि इस काम को हम पूरा करें। अब दूसरा हमारा यह है कि जो हमारे स्कूल का प्रमुख है, एक तो हमने कहा शिक्षकों के लिए अनिवार्य है 50 घंटे का, दूसरा जो है सीपीडी, ये जो संस्थाध्यक्ष है हमारे हैं, वो किसी भी संस्था का है संस्थाध्यक्ष है, आप लोग जो अभी हैं तो वो ठीक है, जो नहीं है तो वो कल संस्थाध्यक्ष बनेंगे। तो उनके लिए भी क्या है कि जो नया नया अगर कहीं पर भी कोई कोर्स हो रहा है तो उसको में जरूर आप प्रतिभाग करें, उस नए कोर्स में आप जरूर प्रतिभाग करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां हमारे कोर्स 3 महीने के, 6 महीने के, 1 महीने का, 15 दिन का वो चलते रहते हैं, तो उसको हम करें। एक आप संस्थाध्यक्ष जो है वो स्कूल का लीडर है। जैसे स्कूल का लीडर कौन होता है, इसका मतलब है कि वो अपने पूरे परिवार को जानता है। घर में भी होता है ना हमारा कोई लीडर, घर में कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, उसकी बात घर वाले सभी मानते हैं कि ये जो है इसकी बात को तो हम मना कर ही नहीं सकते। ऐसे स्कूल में हमारा जो लीडर है तो उसको भी वो सबको जानता है, अपने सारे बच्चों के बारे में वो जानता है, अपने सारे शिक्षकों के बारे में जानता है, उनकी परेशानियों के बारे में जानता है, उनकी अच्छाइयों के बारे में वो जानता है, उनकी कमियों के बारे में वो जानता है, किसको क्या परेशानी है, किसको किस चीज की आवश्यकता है, ये भी वो जानता है। तो इस प्रकार से उसको सारा ज्ञान है कि मेरे किस शिक्षक को किस चीज की आवश्यकता है। तो ये इसके लिए वो एक कोर्स कर सकता है। आप स्कूल लीडरशिप के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, आपका ये इससे क्या कहते हैं, इग्नू में बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, यूओयू में आपके कोर्स चल रहे हैं स्कूल लीडरशिप के। तो स्कूल के संस्थाध्यक्ष को स्कूल लीडरशिप का ऑनलाइन कोर्स जरूर करना चाहिए। अगर आप उस कोर्स को करेंगे तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। मैं कहूँ अन्य शिक्षक भी करें, भाई हम कैसे अपनी टीम को लेके चल सकते हैं। तो उसमें विभिन्न स्तरों पर जो हमारे कोर्स है ये हमारे चलना चाहिए। सीपीटी की हमने बात की कि 50 घंटे का है यह है, और स्कूल लीडरशिप का, मैनेजमेंट का, कैसे हम उस मैनेजमेंट को करें, कैसे उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकें हम, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये हम जरूर संस्थाध्यक्ष को इसको जानकारी होनी चाहिए। और वो जानकारी कहां से मिलेगी, मैंने कहा कि संस्थाध्यक्ष को भी स्कूल लीडरशिप का कोर्स करना चाहिए। और उसके सोर्स कौन कौन से हैं, आप इग्नू से कर सकते हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, या अन्य भी और प्लेटफॉर्म में वहां से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं कि मैं अपने शिक्षकों को कैसे आगे लेके चल सकता हूं। दरअसल हमारा होता क्या है कि स्कूल में जब हम होते हैं या एज ए लीडर कहें या एज ए शिक्षक कहें, अगर कोई साइंस वाला है तो साइंस का काम क्या करते हैं, हम उसी को देते हैं। कोई ड्राइंग वाला है तो ड्राइंग का काम हम उसी को देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि अब ऐसा है नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं अगर साइंस का हूं तो मेरा काम जो है साइंस में अच्छा हो सकता है कि मैं वो आर्ट्स का वो सब्जेक्ट वो ड्राइंग का और अच्छा कर सकता हूं, वो साइंस वाले से भी अच्छा कर सकता हूं। तो जो शिक्षक जिस काम को अच्छा कर सकता है उसके पढ़ाई से उसको मत देखिए, उसकी क्षमता से उसको देखिए। तो वो क्षमता की पहचान पहले हम कैसे कर सके हैं, तो ये हमें देखना है स्कूल लीडर को कि उसकी क्षमता को पहचानते हुए हम उसको वो काम को सौंपें। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो हर एक्टिविटीज में आगे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे कुछ अलग हैं, बल्कि उस स्कूल के जो संस्थाध्यक्ष है, जो प्रबंधक है, उसका काम करने का तरीका कुछ ऐसा है, उसने ऐसा चुन रखा है कि वो ये जानता है कि मैं किससे, टीचर से क्या काम लूं। काम लेना उसको आना चाहिए। तो उस काम लेना कब हमको आएगा, जब हम उस शिक्षक के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। और जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या है, हमें शिक्षक की अच्छाई भी पता होनी चाहिए, उसकी मैंने कहा कि समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए, और उसकी कमियों के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता है तो तभी हम उससे काम
ले सकते हैं। और ये सीखेंगे कहाँ से? फिर मैंने कहा कि उसके लिए हम कोई कोर्स हमें ऐसा करना पड़ेगा जो हमको ये बता रहा है कि हम अपने शिक्षकों के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसे एक टीम की भावना के साथ हम काम कर सकते हैं। अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसका श्रेय आप किसको दें? अपनी टीम को दें, और अगर कोई कमी हो रही है तो उसको अपने आप के लिए ले लें। ये मेरी वजह से हुआ है। सर आगे देखिए, सीपीटी के प्रभाव क्या है। अगर हम इस प्रकार के कोर्स, मैंने कहा कि लगातार संस्थाध्यक्ष कर रहा है या शिक्षक कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो शिक्षक है उसके व्यवहार में आप देखेंगे अंतर आएगा। वो बच्चों के साथ जो काम कर रहा है उसमें आप देखेंगे अंतर आएगा, और बच्चों से जो काम लेने का उसका तरीका है उसमें आप देखेंगे काम कर रहा है। आपने देखा होगा ना, जब हमारे यहाँ 5 क्या होता है, सितंबर शिक्षक दिवस होता है, तो किसी गुरुजी के पास, किसी मैडमों के पास पेनों का ढेर लग जाता है, लगता है ना, और किसी के पास कम आती हैं। तो वो क्या है, इसका मतलब है कि हमारा काम करने का, पढ़ा तो वो भी रहा है, दूसरा भी पढ़ा रहा है, इसका मतलब है कि हमारा काम करने का तरीका या उस बच्चे को पहचानने का कुछ तरीका ऐसा है कि हमने बच्चे का दिल जीत लिया है। वही हमें करना है कि कैसे हम उसका दिल जीत सकते हैं। तो वही इसमें यह है कि कैसे हम सृजनात्मकता विकास है, और हम बच्चे को बताते रह रहे हैं, भैया वो क्या कर रहा है, कैसे उसको बता रहा है। और हमने डांट के बता दिया तो हमारी बात वो सुनेगा नहीं। तो उसकी बात को क्या वो करना चाह रहा है, उसको हम पॉजिटिव वे में लें और तब उसको हम बताएं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। अब ये पड़ेगा कब? मैंने कहा कि अगर आपने जो प्री प्राइमरी वाले हैं, ईसीसी का कोर्स हमारे यहाँ अभी चला था, हो सकता है कि अब फिर चलेगा, वो हर साल चलता है, तो उस कोर्स को जरूर आप कीजिए। बहुत अच्छा कोर्स है, उसमें सारा बताया गया कि हमें बच्चे के साथ व्यवहार कैसे करना है। छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ कैसे उनको हमें सिखाना है, कैसे उनको क्या करना है। बच्चा ऐसे प्रश्न पूछ रहा है तो क्या हम उसका उत्तर दे सकते हैं उसको। तो बहुत अच्छा कोर्स है। मैं समझता हूँ कि उस कोर्स अगर आप वो कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वयं पाएंगे कि मुझ में कुछ अंतर आया है। तो जरूर इस बार आप आएगा तो कीजिए। और दूसरा मैंने कहा कि हम देख रहे हैं कि हमारा परिवर्तन हो रहा है, हमारे काम से हमारे बच्चों में परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित रूप में हम और सीखने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने ऐसा किया था तो मेरे बच्चों ने ये काम अच्छा किया था, तो कुछ मैं और ऐसा करूं कि मेरे बच्चे कुछ और अच्छा ये सीख सकें, तो वो हमारा होगा। और एक चीज और है जिसको हम बहुत मिस करते हैं। मैंने कहा कि हम क्या करते हैं कि जब कोई अच्छी बात अगर होती है तो उसका श्रेय जरूर दें, उसको अप्रिशिएट जरूर करें, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कोई छोटा कर्मचारी हो, चाहे वो कोई बच्चा हो। जब भी किसी ने अच्छा काम किया है जरूर उसको अप्रिशिएट करें। जब प्रेयर आपकी होती है या कोई अन्य चीज अगर होती है तो जितना आप अप्रिशिएट करेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ कोई मेरे काम को देख रहा है। ये मनुष्य का नेचर है, हर आदमी चाहता है तो मेरी क्या हो, तारीफ हो चाहता है ना। जितना उसकी आप तारीफ करेंगे तो उतना काम वो अच्छा करेगा। तो ये तारीफ करना भी हमको आना चाहिए। दरअसल हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, चूक जाते हैं, कंजूसी कर देते हैं तारीफ करने में। खुल के तारीफ कीजिए उसको, कोई अच्छा काम कर रहा है तो खुल के उसकी तारीफ कीजिए। ठीक है आप प्रबंधक हैं, आप एक शासक हैं, वहां पर जहां पर आपको लगता है गलती तो वहां पर उस बात को भी आप कहिए, लेकिन जहां पर उसकी तारीफ करनी है, ये नहीं कि मैंने इसकी तारीफ कर दी आज तो कल फिर मैं इससे कोई बात कैसे कह पाऊंगा या कह पाऊंगी, ऐसा नहीं होना। तारीफ का जहां मौका है तो खुल के उसकी तारीफ कीजिए। तो ऐसे में क्या होता है कि वो शिक्षक का मन और करता है कि हाँ मेरा काम को कोई सराह रहा है, कोई पूछ रहा है उसको, और जहां गलती हो रही है तो वहां उसको उस हिसाब से उसका व्यवहार हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें सर ये पहले वाला है बराबर। अब देखिए मैंने कहा कि एक चीज और है जो हमने शुरू में ही कहा था कि एक जो हमारे 5 बिंदु थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब प्रत्येक का उत्तरदायित्व तय कर दिया गया है। अभी तो ये कम हो रहा है, गवर्नमेंट में तो जल्दी आ जाने वाला है कि किसी शिक्षक का प्रमोशन या उसका पे स्केल तभी बढ़ेगा आगे जब वो क्या करेगा, अपने दायित्व का सही से निर्वहन करेगा। दायित्व कौन से उसके हैं कि मैंने कहा कि एक तो हमारे जो कक्षा के हिसाब से बच्चे को जो लर्निंग अधिगम है वो उसके पूरे हैं या नहीं है। अब आप लोग भी सूचना अधिकार के दायरे में, आपका भी कोई अभिभावक आपसे पूछ सकता है कि मेरे कक्षा 1 के बच्चे को इतना आ जाना चाहिए लेकिन ये आ नहीं रहा है, तो आप उसके लिए उत्तरदायी हैं। आना ही आना चाहिए उसको। ये निश्चित कर दिया गया है कि 1 का बच्चा है, 2 का बच्चा है या 3 का बच्चा है, इस कक्षा में अगर ये है तो इसको इतना चीज आ जानी चाहिए। ये एक चीज तो ये है। दूसरा है कि आपका प्रमोशन वो कब होगा, जब आप ऐसा काम कर रहे होंगे। अब प्राइवेट में तो अधिकांश ये होता है कि आप अच्छा रिजल्ट दो। अभी हमारे यहाँ बच्चे कम हो रहे हैं सर, हमारे यहाँ बच्चे कम हो रहे हैं, तो आपके स्कूल में हमने कहा कि जो प्रबंधक हैं उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, हमारे स्कूल में जो है बच्चे को आप बढ़ाइए तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। एक बच्चे पर 300 रुपया महीना बढ़ेगा। उन्हें अपने शिक्षकों के लिए टारगेट रख दिया। अब वो और तो बच्चे तो फिक्स है उतने ही है गांव में, अब वो कहाँ मिलेंगे भैया, ये सरकारी है, यहाँ पर जरा छापा मारो। छापा मारो कहने का मतलब है कि अपना उसको थोड़ा सा क्या करो,
भाई समझाओ उसको कैसे तरीका है। अब आपको कुछ प्रलोभन अगर दे रहे हैं तो वो कहेगा तो 300 रुपए की मेरी एक बच्चे में बढ़ रही है, मैंने अगर 5 बच्चे भी बढ़ा दिए तो 1500 रुपया मेरी जो है पर महीने क्या बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी। तो ऐसे भी आप वो कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव वे में हो सकता है, या अगर आप नहीं कर रहे हैं 50 घंटे का कोर्स नहीं कर रहे हैं, या आपने ये सर्टिफिकेट नहीं किया है और ऐसे ही चल रहे हैं। अब देखें ना, शुरू में हमने ये कोर्स जब एनएस का वो डीएलएड कराया था तो बहुत सारे लोगों ने किया और बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों ने उसके प्रति रुचि दिखाई, अब कल देखो उसमें से कुछ लोग उनकी नियुक्ति हो गई, उसी में से कल कुछ लोगों की नियुक्ति हो गई, ठीक है, जिन लोगों ने मन लगा के किया। कोई मेरिट सिस्टम था, अब कुछ लोग उसमें से अभी रह गए, और अगले वाले बैच में तो मैं कह रहा हूं कि शायद वही लोग ज्यादा आएंगे, क्योंकि अभी तो कुछ लोग ये टीटी कम क्वालिफाई थे, तो अब वो सब लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आ जाएंगे। तो पढ़ाई का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, और वो सारे उन्हीं का नंबर अब आना है, ठीक है। यह ठीक सर, आगे। अब ये मैंने कहा कि मूल्यांकन का भी हो गया है कि मूल्यांकन में उसकी समीक्षा की जाएगी। अब इसमें भी हो गया है, अभी हमारा जो लक्ष्य है कि हम जो अपना ग्रॉस एक्सेसमेंट रेशियो है, एक्सेस रेडियो है, सकल नामांकन दर जो है बच्चों की, वो हमारी 2030 तक हमारी पूरी होनी चाहिए। तो ये राष्ट्रीय नीति कहते हैं कि हम फिर इसकी एक बार 2030 में समीक्षा करेंगे कि जो हमने ये रखा हुआ है, जो हम ये बातें सारी कर रहे हैं, या टीचरों से करवा रहे हैं, या अभिभावकों से करवा रहे हैं, या हम सब मिलकर इसको कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम उसकी क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, और समीक्षा लगातार होती रहनी चाहिए। जैसे समाज बढ़ता है तो नया जो भी आ रहा है उसको हम आगे ले सकते हैं सर, ठीक है। इसको रख लीजिए, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है कि सीखने से क्या होता है। एक टीचर इसमें है, वो क्या करती थी, पहले वो उनको सोचता था अरे क्या करना है, ये सीख के क्या करना है, ये उसके, जैसे आज सर ने सबको बुलाया था, मैं समझता हूँ कि काफी लोग यहाँ पर आए होंगे, तो जो लोग यहाँ पर आए होंगे निश्चित रूप से उनको कुछ मिला होगा। जब आप वापस अपने स्कूल में जा रहे होंगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो आप जरूर करना चाहेंगे कुछ स्कूल में। और जो लोग छूट गए, आज नहीं आ पाए किसी कारणवश, अगर उनको ये जानकारी प्राप्त होगी कि आज सर ने इतना एक दिन का बड़ा अच्छा सेशन रखा हुआ था और हमने उसको मिस कर दिया, और वहां से हमें ये फायदा हो सकता है। तो यही एक कहानी श्रीमती बड़ौनी की है कि पहले वो सोचती थी कि ट्रेनिंग वेनिंग लेने से क्या है, कोई फायदा खास होता नहीं है, तो धीरे धीरे उनको लगा कि हाँ नहीं, इससे तो बहुत फायदा है। तो वही मैंने कहा कि जो हमारा ये सीपीटी कोर्स है जो बहुत अनिवार्य है, तो वो कोर्स आप जरूर करते रहें। दीक्षा पोर्टल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि दीक्षा पोर्टल का एक जो शिक्षक है उसके मोबाइल फोन में उसका अपडेशन, वो ऐप जो है जरूर डाउनलोड होना चाहिए, और लगातार उसमें कोर्स चलते रहते हैं, कक्षा वाइज चलते रहते हैं, अन्य कोर्स उसके चलते रहते हैं। वो लगातार हम उस कोर्स, जैसे ही हमें समय मिलता है अपना काम करते रहें घर में, और कोर्स भी खोल दें और आवाज सुनते रहें, उसका जो कह रहा है बताते रहें, और अपना वो सुनते रहें, और लास्ट में उसका एग्जाम टाइप का छोटा सा होता है कि भैया पहले आपने कितना सुना कितना नहीं किया, वो एग्जाम दीजिए, आपको सर्टिफिकेट उसमें मिल जाता है। तो जब भी हम खाली रहें या कोई काम कर रहे हैं तो साथ साथ उसको भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से चलते रहता है। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत संक्षेप में मैंने आपको बताया, ये बहुत डिटेल में है, तो जितनी आपको आवश्यकता है उस पर हमने इसकी चर्चा आपसे की। तो वो ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसमें आप लोग सभी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद, और इस कोर्स को बहुत सारे लोग यहाँ पर कर भी रहे होंगे, इसके बाद जब आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो आप स्वयं पाएंगे कि कुछ अंतर हमारे बच्चों में जरूर इसका आ रहा है, उनको सीखने में, उनके सिखाने में, उनके समझने में, और हमारे और उनके व्यवहार में, ठीक है। और हम सब लोग एक ही हैं। किसी को भी कहीं पर, जैसे सर ने रखा है, कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप उसमें शेयर जरूर करें। तो हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स स्कूल के और प्रेशर स्कूल के उदाहरण है, वो यही है कि हम, आपने अपनी बात अपने तक रखी, हमने अपनी बात अपने तक रखी, और हम आपसे शेयर कर सकते थे, आप हमसे शेयर कर सकते थे। अगर हम मिलकर उसको करते तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से अच्छा कर सकते थे। तो हम सबका उद्देश्य है कि वो हमारे बच्चे, हम कोई भी एक्टिविटीज करें, कोई भी बात करें, कोई भी चर्चा करें, वो सब हमारे उस बच्चे के लिए है, और बच्चा सबके लिए समान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।